नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एंटी नक्सल ऑपरेशन का व्यापक असर दिख रहा है। पिछले 11 महीनों में 132 नक्सलियों की मौत हो चुकी है और खुद माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके इस बात का खुलासा किया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अभय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस दौरान विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें 2022 का लेखा जोखा किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रेस नोट में नक्सली पिछले 11 महीनों के दौरान देश भर में 132 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। वहीं उक्त अवधि में सुरक्षा बलों ने 31 जवानों को मारने और 154 जवानों को घायल करने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि माओवादी पीएलजीए स्थापना पर 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर नक्सलियों ने पिछले 11 महीनों में 69 पुलिस मुखबिर की हत्या करने की बात भी स्वीकार की है। नक्सलियों का दावा है कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक करीब 100 मुठभेड़ हुई हैं जिसमें नक्सलियों ने अर्धसैनिक बलों के पास से 7 आधुनिक हथियार, सैकड़ों कारतूस और असला जब्त करने का दावा किया है। तो आपको बता दें कि नक्सली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जहां चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का व्यापक असर दिख रहा है। पिछले 11 महीनों की बात की जाए तो 132 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। खुद माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अभय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें 2022 का लेखा चोखा दिया गया है। प्रेस नोट में नक्सली पिछले 11 महीने के दौरान देश भर में 132 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है और वहीं उक्त अवधि में सुरक्षा बलों के 31 जवानों को मारने और 154 जवानों को घायल करने का दावा किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत तुष्मा के मिडिल स्कूल इन दिनों सार्वजनिक कार्यक्रम के स्थल बन चुके हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन से खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में शादी ब्याह या कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसका पंडाल स्कूल में लगाया जाता है। तो जांजगीर चांपा से ये खबर सामने आई जहाँ पर सरकारी स्कूलों में शादी समारोह का आयोजन किया गया है और इस दौरान बात की जाए तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो जीवन है, उनकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो जांजगीर चांपा से ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी मैरिज हॉल की तस्वीरें नहीं है, बल्कि बात की जाए तो ये प्राथमिक शाला की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चों की पढ़ाई को दरकिनार करके यहाँ पर शादी समारोह का आयोजन किया गया है और जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं इस विद्यालय को मैरिज लॉन के तौर पर यूज़ किया गया है और यहाँ पर शादी समारोह का आयोजन किया गया है। हम अभी तुष्मा में पहुंचे हुए हैं और बता देना चाहता हूं मैं तुष्मा के जो मिडिल स्कूल है वहां पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कार्यक्रम को लेकर यहां टेंट लगाई गई है। उस संबंध में यहां टेंट जो लगाते हैं वो भाई मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कदर और किस कारण से टेंट लगी हुई है। हाँ, नाम बताएंगे पहले आप। मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। अच्छा, मैं कहाँ रहते हो? ग्राम तुष्मा से हूँ। अच्छा, बताएंगे जो मिडिल स्कूल कौन सी स्कूल में टेंट लगाए गए है? क्या है, बाल दिवस का तैयारी चल रहा था तो गुरुजी लोगों का ना बैठक में जगह डिस्कस नहीं हो रहा था। हम लोग लगाने की तैयारी कर तो जगह दूसरे जगह तो उसको आप निकाल के दूसरे जगह तारीख कैंसिल हुआ तो दूसरी जगह। अच्छा, मतलब कौन बोले आपको स्कूल में लगाने के लिए? सर जी लोग। अच्छा, सर जी लोग जो करवाएंगे। अच्छा, मिडिल स्कूल के हाई स्कूल कौन सी स्कूल के सर? अब उतना तो मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, आपको बोले होंगे सभी हमेशा बाल दिवस सभी हर साल कराते हैं। अब सभी लोग का सहमति रहता है इसमें कोई ये वाला बात नहीं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और शहर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। काला धुआं फेंकने के मामले में औद्योगिक इकाइयां और प्लांट से निकलने वाले धुएं से वातावरण में खुल रही कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गई है, जिसके कारण कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी अधिक मात्रा में निकलने से लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। बिलासपुर शहर में तेजी से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लगातार यहां पर औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ वाहनों से निकलने वाले धुएं को लेकर भी यहां पर वातावरण में जहरीली हवा घुलती हुई नजर आ रही है। लोगों को परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। तो बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं से कहीं ना कहीं जो शहर की आबो हवा है वो खराब होती हुई नज़र आ रही है और काला धुआं फेंकने के मामले में औद्योगिक इकाइयों और प्लांट से निकलने वाले धुएं से वातावरण में घुल रही कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गई है, जिसके कारण कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी अधिक मात्रा में निकलने से लोगों के स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जांजगीर में स्कूली छात्रों को अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सीएम के हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में 200 स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। साथ ही महिला जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर बात की जाए तो छात्राओं को जानकारी दी गई है। अभिव्यक्ति ऐप के तहत यहाँ पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई है। महिला अपराध के खिलाफ जागरूकता को लेकर यहाँ पर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया है, जिसमें पुलिस के कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो वहीं अभिव्यक्ति ऐप के जरिए वो कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जांजगीर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति ऐप के जरिए छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई है। महिला अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है और साथ ही छात्र छात्राओं को यहाँ पर जागरूक किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और महासमुंद जिले में नदी नालों में रेत का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। बता दें कि नदियों में रेत के अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत तस्कर अब और तेजी से नदियों से रेत निकाल रहे हैं। वहीं लगातार रेत अवैध उत्खनन से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद भी इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है। महासमुंद रेत का अवैध खनन जारी पर्यावरण को लेकर यहाँ पर भारी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। तो महासमुंद से खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर यहां पर सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर बात की जाए तो प्रशासन कोई भी संज्ञान लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहा है। तो वहीं लगातार जो भी नदियां हैं उनके अस्तित्व को लेकर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और खनन माफिया लगातार बिना कोई रोक टोक के लगातार खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत के हरकाटन पारा आंगनवाड़ी में 1 साल से
करता नहीं आ रहे हैं, जिससे आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को समय समय मिलने वाली पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान सरपंच ने बताया कि जो गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार आंगनवाड़ी से दिया जाता है, उससे भी गर्भवती महिला वंचित रहती है और महिला बाल विकास विभाग की प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि जल्द ही पाराजोर से कार्यकर्ता को पुनः रिलीव कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी यहां नहीं किया गया। मनेंद्रगढ़ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नदारद नजर आ रहे हैं। 1 साल से कोई भी कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहा है, साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार भी नहीं मिल रहा है। मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर 1 साल से कोई भी कार्यकर्ता केंद्र नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जब इस बात की शिकायत की गई तो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यहां पर कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। तो 1 साल से कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहां पर पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत के हरकाटनपारा आंगनवाड़ी में 1 साल से कार्यकर्ता नहीं आ रही है, जिसके चलते आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डाल में कार्यकर्ता सहायिका दोनों का पद भरा गया था, परंतु पाराडोल जो उसी पंचायत की मेन आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का पद भरा। ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हरकटन डाल की कार्यकर्ता को पाराडोल अटैच किया गया था। वर्तमान में वो कार्यकर्ता वही अटैच है और सहायिका की नियुक्ति जून में अभी 22 में हुई है। क्योंकि नवीन सहायिका उसको कार्य का कुछ अनुभव नहीं है, इसलिए उसे अभी वहाँ से रिलीव नहीं किया गया था कार्यकर्ता को। अब चूंकि 4-5 महीने हो गए हैं और कार्यकर्ता अनुभव सहायिका अनुभव रखने लगी है, अब पुनः कार्यकर्ता को पाराडोल से रिलीव कर हरकटन डाल हेतु कुंती है सहायिका, तो वो राशन उठाने गए हैं और बाकी लोग उनका अभी करने वाला कोई नहीं है, अकेली है, तो राशन उठाने गए हैं, बोले हैं कि आप दे देना। और बाकी लोग अब कार्यकर्ता पाराडोल में है। हाँ, वो नहीं आती तो नहीं तो आती है। कब से नहीं आ रही है? तो लगभग लग गए हैं, तो 9-10 महीने तो हुआ था। 10 लगभग साल भर हो रहा है। हाँ। तब से नहीं आ रही है? हाँ, किसी दिन बीच में आते हैं देखने के लिए। कभी कभार। कभी कभार। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता जायसवाल जी हरकटनपारा की है, उनको ग्राम पंचायत पाराडोल आंगनबाड़ी में अटैच किया गया है। और सहायिका मेरी जानकारी में है, मैं जाता हूँ देखता हूँ, जाती है, लेकिन ललिता जायसवाल कार्यकर्ता जो हो उसको ग्राम पंचायत पाराडोल आंगनबाड़ी में अटैच कर दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और शिक्षकों के हक के लिए दिव्यांग शिक्षक पदयात्रा पर निकले तो शिक्षक साथी ने कंधे पर उठाकर सफर पर पहुंचाया। बता दें कि दिव्यांग शिक्षक पवन दुबे के नेतृत्व में कोरिया मुख्यालय बैकुंठपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक 50 किलोमीटर तक की पदोन्नति न्याय पदयात्रा निकाली गई। पूरे छत्तीसगढ़ में 97% पदोन्नति प्रक्रिया चालू होने के बावजूद भी कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। दिव्यांग शिक्षक की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां पर पदोन्नति न्याय यात्रा निकाली गई है। और सीधे लिए चलते हैं आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां पर आपको बता दें कि गीता जयंती महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और शुभारंभ करती हुई नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से, जहां पर गीता जयंती महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और साथ ही उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही में
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कुरुक्षेत्र से तस्वीरें सामने हैं जहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, साथ ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस दौरान मौजूद हैं। तो कार्यक्रम का शुभारंभ होता हुआ गीता जयंती महोत्सव को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, और इसको लेकर अब ये शुभारंभ कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और इस दौरान विराजमान होते हुए निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के माननीय शिक्षा। तो सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से जहां पर गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ होता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और साथ ही यहां पर गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ होता हुआ दीप प्रज्वलित करके यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। गोष्ठी में उपस्थित भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, नेपाल के राजदूत आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, श्री मारतलाल कटारिया जी, हमारे सांसद श्री नैब सैनी जी, हमारे कुलपति सोमनाथ सचदेवा जी, आदरणीय सुभाष सुधा जी, कुलसचिव संजीव शर्मा जी, प्रोफेसर मंजुला चौधरी जी, सेमिनार के निदेशक प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा जी, देश व दुनिया भर से यहाँ पहुँचे विद्वान, बुद्धिजीवी, चिंतक व गीता मनीषी व मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति एवं सद्भाव विषय पर आयोजित इस 7वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी व उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में इस संगोष्ठी के माध्यम से गीता का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित करने का कार्य किया है। आधुनिक आदमी को एक प्रभावी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह जीवन की सभी क्षेत्रों में समस्याओं को देखता है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे अस्तित्व एवं वास्तविक प्रकृति के बारे में जागरूकता और चेतना की स्थिति बनाती है। महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। गीता में लिखे गए उपदेश हमारी सारी समस्याओं का तुरंत हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। गीता का उपदेश किसी एक मजहब अथवा धर्म के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ ये उपदेश दिया है। आज यह मनुष्य भौतिक सुखों, काम वासनाओं, विलासता में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे की हानि करने में लगा हुआ है। तब यही गीता का ज्ञान उसे अज्ञान से, अंधकार से मुक्त करता है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को गीता का संदेश फैलाने के उनके प्रयास के लिए बधाई देता हूं और संगोष्ठी की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि वो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हमें प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर आई हैं, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री हरियाणा सरकार के अमरपाल जी का। देवियों सज्जनों, आज का ये आयोजन हमारे आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक प्रगति, इन दोनों ही उद्देश्यों को अपने आप में समाहित किए हुए है। और इन सब की प्रेरणा स्रोत के रूप में आज माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन हरियाणा प्रदेश में इस पावन धरा पर हम सबको गौरव के भाव से भर रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया का यहाँ इस कार्यक्रम में उनके शुभागमन पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता की प्रति, जो हम सब के लिए बहुत ही पवित्र है और प्रेरणा का एक उद्गम है, स्रोत है, वो और साथ ही विराट स्वरूप की एक प्रतिमूर्ति भी, प्रतिरूप भी राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। ये विराट स्वरूप ज्योतिसर में इसी वर्ष उसे प्रतिष्ठित किया गया था, जिसका प्रतिरूप राज्यपाल महोदय यहाँ राष्ट्रपति महोदया को भेंट कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भिलाई नगर पालिका और निगम के महापौर परिषद ने डायरिया फैलने के कारणों की जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है और संक्रमित क्षेत्रों में पहुंचेगी टीम, जो कि 6 बिंदुओं पर अपनी जांच कर रिपोर्ट निगम आयुक्त को सौंपेगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिसमें डायरिया फैलने का कारण पानी टंकी की सफाई, अमृत मिशन योजना की शुरुआत, पुरानी पाइपलाइन नहीं बदलने जाने और साथ ही नालियों की सफाई, नालियों पर किए गए अवैध कब्जे और डायरिया की रोकथाम, लेकिन आवश्यक उपाय और सुझाव संबंधी होगी। इसको लेकर जांच कमेटी के सदस्य MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू ने भी जानकारी दी है। तो दुर्ग से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि डायरिया की रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। नगर पालिका परिषद ने टीम गठित की है और यहां पर आपको बता दें कि डायरिया फैलने से रोकने को लेकर 9 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कारणों का पता लगाएगी। डायरिया फैलने को लेकर यहां पर रोकने के लिए टीम गठित की गई है। खबर है, जहां पर आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद ने टीम का गठन किया है और यहां पर डायरिया फैलने के कारणों का लेकर भी यहां पर टीम जो है वो पता लगाएगी कि आखिर किन कारणों से डायरिया फैल रहा है। जांच टीम में 9 लोग की जांच टीम महापौर जी द्वारा गठित किया गया है। हम कल 3 बजे पूरा निरीक्षण करेंगे, पूरी टीम के साथ जाएंगे। जो हमारे बाकी मेरे अलावा और 2 MIC सदस्य वो और हमारे नगर निगम के अधिकारी, हम सब मिलकर उसको जाके जांच करेंगे और जो भी वहाँ किस कारण से हुआ, क्या समस्या थी और क्यों ये सब हुआ और कैसे हुआ, ये सब विषय में जांच करेंगे। इसकी जांच रिपोर्ट हमको 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करना है महापौर जी के सामने, महापौर परिषद में। उसके पहले हम लोग इसको प्रस्तुत कर देंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।